कभी सोचा है कि एक H1B वीज़ा असल में कितना महंगा पड़ सकता है? आज हम बात करने वाले हैं इसकी छिपी हुई लागतों के बारे में, कुछ कानूनी दांव-पेचों के बारे में और हाँ, एक ऐसे नए नियम के बारे में जो सच में पूरे खेल को बदलने वाला है। तो चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। $24 लाख। जी हाँ, $2.4 मिलियन। ये वो रकम है जो एक कंपनी को H1B नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ी। इससे अंदाजा लगता है कि इस मामले में जरा सी भी चूक कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गलतियां होती ही क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस वीजा की ऑफिशियल कीमत क्या है। तो देखिए, H1B वीजा है क्या? ये बेसिकली उन विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें अमेरिकी कंपनियां किसी खास काम, मतलब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए हायर करती हैं। आमतौर पर ये टेक और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स होती हैं जहां कम से कम बैचलर डिग्री तो चाहिए ही होती है। अब बात करते हैं खर्च की, और ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है। देखिए, इसमें कई सरकारी फीसें जो देनी ही पड़ती हैं, जैसे कि बेस फाइलिंग फीस, फिर एक फ्रॉड प्रिवेंशन फीस और एक ट्रेनिंग फीस भी है। और मान लीजिए प्रोसेस को तेज करवाना है तो एक ऑप्शनल प्रीमियम प्रोसेसिंग भी है, जिसके लिए करीब करीब $2800 और लग जाते हैं। तो खर्चा जुड़ता चला जाता है। लेकिन पैसों की बात तो ठीक है, ये तो सिर्फ कागज पर दिखने वाला खर्चा है। असली खेल तो यहां से शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सारे पैसों को देगा कौन? कानूनी तौर पर यह किसकी जिम्मेदारी है? और यकीन मानिए, ज्यादातर गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये फीस कंपनी भरेगी या फिर एम्प्लॉय को अपनी जेब से देनी होगी। देखिए, कानून ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नियम बनाया है। इसे कहते हैं रिक्वायर्ड वेज रेट या RWR। इसका सीधा सा मतलब है एक न्यूनतम सैलरी, एक मिनिमम वेज। ये तय करता है कि किसी विदेशी कर्मचारी को कम से कम उतना वेतन तो मिले ही जितना उसी काम के लिए किसी अमेरिकन वर्कर को मिलता है। इससे वर्कर की सैलरी प्रोटेक्टेड रहती है। तो नियम एकदम साफ है। वीजा की जो मेन फीस है और जो वकील का खर्चा है, वो सब कंपनी का बिजनेस एक्सपेंस है। उसे एम्प्लॉय के सिर पर नहीं डाला जा सकता, खासकर तब जब ऐसा करने से उनकी सैलरी उस न्यूनतम दर यानी RWR से नीचे चली जाए। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके लिए एम्प्लॉय अपनी मर्जी से पैसे दे सकता है, जैसे कि अपनी फैमिली के डिपेंडेंट वीजा के लिए, या फिर अगर उसे खुद के फायदे के लिए जल्दी प्रोसेसिंग करवानी है। लेकिन कहानी सिर्फ इन मेन फीस तक ही सीमित नहीं है। कुछ छिपे हुए ट्रैप्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसी गलतियां जिनसे बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। चलिए देखते हैं कि ये क्या हैं। एक बहुत कॉमन गलती है गैर कानूनी कटौती। मतलब एम्प्लॉयर अपने बिजनेस के खर्चे H1B वर्कर की सैलरी से नहीं काट सकता अगर इससे सैलरी मिनिमम वेज से कम हो रही हो, जैसे कि वकील की फीस काट लेना, या काम के लिए जो लैपटॉप या दूसरे टूल्स दिए हैं उनके पैसे काट लेना, या फिर कंपनी के काम से कहीं भेजा और उसके ट्रैवल का खर्चा भी सैलरी से काट लिया। ये सब गैर कानूनी है। कानून कहता है कि एम्प्लॉयर को नौकरी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरा का पूरा वेतन देना ही होगा। और इसी बात से जुड़ा है एक और बहुत बड़ा उल्लंघन। इस गैर कानूनी प्रैक्टिस को कहते हैं बेंचिंग। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी H1B वर्कर के पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो खाली बैठा है, तो भी कंपनी को उसे पूरी सैलरी देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे बिना सैलरी के बस इंतजार करने को कह दिया जाए। और एक और बात, अगर कोई वर्कर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नौकरी छोड़ना चाहता है तो उस पर पेनल्टी लगाना भी एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। फेडरल नियम साफ साफ कंपनियों को ऐसा करने से रोकते हैं। अच्छा, अब तक जो हमने बात की वो तो चल ही रहा था, लेकिन अब हम एक ऐसे बड़े पॉलिसी चेंज की बात करेंगे जिसने आकर सच में पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है और रिस्क अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुआ ये कि 2025 के आखिर में एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आया जिसने H1B की कॉस्ट को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, 19 सितंबर को इस पर साइन हुए और बस 2 दिन बाद 21 सितंबर से ये नया नियम और इसकी फीस लागू भी हो गई। और ये नई फीस कितनी है? ये है $1 लाख। जी हाँ, $100,000। एक एडिशनल फीस है जो अब कुछ H1B पेटिशंस पर देनी पड़ेगी। तो ये एक वन टाइम चार्ज है। और ये देना किसको है? एम्प्लॉयर को। किनके लिए? उन नए H1B वर्कर्स के लिए जो पहली बार अमेरिका के बाहर से आ रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि जो लोग पहले से अमेरिका में हैं और अपना वीज़ा रिन्यू या एक्सटेंड करवा रहे हैं, उन पर यह फीस लागू नहीं होती। लेकिन इस नियम में कुछ ऐसे पेच हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजरल ट्रैप्स हैं जो मौजूदा कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कह सकते हैं।
सोचिए किसी की नौकरी चली गई। अब कानून के हिसाब से उनके पास नई नौकरी ढूंढने के लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अगर इस दौरान नौकरी नहीं मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है, और फिर जब कोई नई कंपनी उन्हें हायर करेगी तो उन्हें अमेरिका के बाहर से आना होगा, और बस नई कंपनी को वो $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी। इससे नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, एक छोटी सी विदेश यात्रा भी बहुत महंगी पड़ सकती है। मान लीजिए किसी ने अमेरिका में रहते हुए अपना वीजा स्टेटस बदलने के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग है वो विदेश चले गए, तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन छोड़ दी है, और फिर उन्हें दूतावास जाकर यानी कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए वापस आना होगा। और जैसे ही ये हुआ, $1 लाख की फीस लागू हो जाएगी। तब सवाल यह है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज आखिर करें तो करें क्या? इससे बचने के रास्ते क्या हैं? देखिए, एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने रिस्क को कम करें। इसके लिए उन्हें अपने यहाँ सख्त इंटरनल ऑडिट करने चाहिए। पेमेंट की पॉलिसीज एकदम साफ रखनी चाहिए। जितनी भी जरूरी फीस हैं वो सीधे खुद भरें। सैलरी से बिजनेस के खर्चे कभी न काटें। बेंचिंग के टाइम पर भी पूरी सैलरी दें। और सबसे जरूरी ये समझें कि वो $1 लाख वाली फीस कब और क्यों लग सकती है। और जहां तक एम्प्लॉयज की बात है, तो सबसे बड़ी सुरक्षा है जानकारी। अपने अधिकारों को जानना और हर चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि फ्रॉड फीस या एक्विया फीस भरने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अपनी सारी पे स्लिप्स, खर्च के एग्रीमेंट्स सब संभाल कर रखें। और अगर कभी भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वेज एंड आवर डिवीजन की हेल्पलाइन है 1866-487-9243, जिस पर संपर्क किया जा सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं और कानूनी रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्या H-1B प्रोग्राम दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अमेरिका लाने के लिए एक असरदार जरिया बना रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में अमेरिका की इनोवेशन की ताकत को तय करेगा।